1961 में जब पूरा एशिया स्पेस रिसर्च के नाम से भी अनफेमिलियर था, तब सब कॉन्टिनेंट का पहला स्पेस रॉकेट लॉन्च होता है। एंड बिलीव मी, लॉन्च करने वाला मुल्क इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान था। सुपार्को ने अमेरिका के नासा के साथ मिलकर स्पेस एज में कदम रखा, जबकि इसरो का वजूद तक नहीं था। लेकिन आज इतनी तेजी से आखिर क्या बदला है? सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है। वही इसरो चांद के उस साउथ पोल पर लैंडिंग करता है जहां आज तक नासा और रशिया भी नहीं पहुंच सका, और वहीं सुपार्को अपनी एक छोटी सैटेलाइट के लिए भी दूसरे देशों पर डिपेंड करता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई? आखिर इन 8 सालों की लीड लेने वाला मुल्क अचानक स्पेस रेस से पीछे कैसे हुआ? एंड लेट मी टेल यू, क्या इसरो की ये कामयाबी सिर्फ पैसा थी या इसके पीछे सीक्रेट डिसीजन का एक ऐसा नेटवर्क था जिसे हिस्ट्री बुक में छुपा दिया गया था? टुडे विदाउट एनी बेस, लेट डिकोड द ट्रूथ बिहाइंड दिस स्पेस रेस। इस कहानी की शुरुआत होती है 1960s में। पाकिस्तान के नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम ने रियल टाइम में ये देखा कि आने वाला वक्त स्पेस टेक्नोलॉजी का है। उनकी कोशिशों से 16 सितंबर 1961 को सुपार्को का कयाम हुआ। नासा के साथ कोलैबोरेशन हुआ, लॉन्च सेंटर बना और 7 जून 1962 में रहबर 1 रॉकेट स्पेस में भेजा गया। पाकिस्तान स्पेस एज में कदम रखने वाला दुनिया का 10वां और साउथ एशिया का पहला मुल्क बन गया। बट थिंक अबाउट इट, उस वक्त चाइना और इंडिया दोनों पाकिस्तान से पीछे थे। इस मोमेंटम को देखते हुए इंडिया के साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई होमी भाभा ने इंडियन गवर्नमेंट को कन्विंस किया और 1962 में इसरो की बुनियाद रखी। लेकिन इनिशियल स्टेज पर इसरो के पास ना फंड थे ना इंफ्रास्ट्रक्चर्स। केरला के एक छोटे से गांव थांबा में एक चर्च को हेडक्वार्टर बनाया गया और रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ियों पर ट्रांसपोर्ट किया गया। दोनों देशों के पास दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स थे। बट देन 1970s आते आते ऐसा क्या बदला कि एक एजेंसी सितारों तक पहुंच गई और दूसरी फाइल्स के नीचे दबकर रह गई। सो फ्रेंड्स, लेट्स एनालाइज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट, जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज। 1970s में सब कॉन्टिनेंट के हालात बदले। 1971 वॉर और 1974 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान के सामने मेन प्रायोरिटी नेशनल सिक्योरिटी बन गई। गवर्नमेंट ने अपने प्राइमरी बजट और टॉप साइंटिस्ट जैसे KRL यानी काहूता रिसर्च लेबोरेटरीज को डिफेंस और मिसाइल प्रोग्राम की तरफ डाइवर्ट कर दिया। दैट्स वाई डिफेंस तो स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन सुपार्को को जो सिविल स्पेस फंडिंग मिलनी चाहिए थी वो रास्ता भटक गई। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने लॉन्ग टर्म विजन को स्लो कर दिया। ऑन द अदर हैंड, इंडिया ने एक अलग स्ट्रेटजी रूट लिया। उन्होंने डिफेंस रिसर्च DRDO और सिविल स्पेस रिसर्च इसरो को कम्प्लीटली अलग रखा। गवर्नमेंट्स बदलती रहीं, लेकिन इसरो की फंडिंग और ऑटोनॉमी अनटच रही। लेकिन बजट से भी बड़ा डिफरेंस एक डिसीजन ने पैदा किया, सेल्फ रिलायंस। 1992 में जब इंडियन क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी खरीदना चाहता था तो US ने इंडिया पर सेक्शन लगा दिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोक दिया। नाउ इसरो के पास 2 ऑप्शन थे, या तो स्पेस प्रोग्राम रोक दे या खुद बनाए।
इसरो ने अगले 20 साल तक कंटिन्यूसली फेल होने के बावजूद अपने मुकामी क्रायोजेनिक इंजन CE-20 तैयार किया। That's the mind different। तो पार्कों ने यहाँ मिस्टेक की। उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बजाय फॉरेन नेशन से रेडीमेड सैटेलाइट्स खरीदने को प्रायोरिटी दी। बट लिटरली साइंस नरेशन पर नहीं, पूरे नंबर्स पर चलती है। सो लेट्स ब्रेक डाउन द फैक्ट। फर्स्ट, बजट। इसरो का एनुअल बजट तकरीबन 1.5 बिलियन से ज्यादा है, जबकि सुपार्को का बजट फ्रिक्शन में है, अराउंड 25 to 30 मिलियन डॉलर। साइंस बिना कंटिन्यूअस फंडिंग के सरवाइव नहीं कर सकती। सेकंड, लॉन्च कैपेबिलिटीज। इसरो के पास अपना हैवी रॉकेट है, PSLV, GSLV और LV-M3। इसरो न सिर्फ अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करता है, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज को सैटेलाइट भेजने के लिए कमर्शियल एजेंसी एंट्रिक्स और NSIL चलाता है, जिससे मिलियंस ऑफ डॉलर रेवेन्यू जनरेट होता है। सुपार्को के पास आज भी कोई ऑपरेशनल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं है। पाकिस्तान को अपनी हर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए फॉरेन लॉन्च पैड पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसरो ने चंद्रयान-1 से मून पर वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए। मंगलयान से पहले ही कोशिश में मार्स तक पहुंचा और चंद्रयान-3 से मून के साउथ पोल पर लैंडिंग की। बट वेट, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि स्पेस रिसर्च में पाकिस्तान बिल्कुल जीरो हो चुका है। एब्सोल्युटली नॉट। पॉइंट ये नहीं है कि कौन पीछे रह गया, पॉइंट ये है कि आगे क्या हो रहा है। मई 2024 में पाकिस्तान के यंग इंजीनियर और सुपार्को ने चाइना के चेंगी 6 मिशन के साथ अपना IQ-Q सैटेलाइट मून की ऑर्बिट में भेजा। इस मिशन ने चांद की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर की और पाकिस्तान को उन सेलेक्ट नेशन में शामिल कर दिया जिनकी रिसर्च मून तक है। इसके अलावा पाकसेट, MMI और PRSS-1 जैसे सैटेलाइट्स एक्टिव हैं, जो कम्युनिकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट में क्रिटिकल डेटा दे रहे हैं। तो दोनों देशों की हिस्ट्री से एक बात क्लियर साबित होती है, साइंस डजंट केयर अबाउट फ्लैग और पॉलिटिक्स। Science only respects uninterrupted vision, heavy R&D budget and strong intent. So friends, इस पूरी ह्यूज यूनिवर्स के सामने हमारी जमीन एक छोटे से जर्रे जितने भी नहीं है, और ये स्पेस किसी मुल्क या सरहद का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने इस गैलेक्सी कुदरत में बेहिसाब राज छुपा रखे हैं, लेकिन ये यूनिवर्स सिर्फ हार्ड डेटा, कंटिन्यूअस रिसर्च और फिजिक्स के लॉ को समझती है। राज सिर्फ उन्हीं पर जाहिर होता है जो बिना किसी शॉर्टकट इस यूनिवर्स को डिकोड करते हैं, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन इमोशन पर नहीं, सिर्फ पूरे साइंस पर चलती है। सो फ्रेंड्स, रिमेम्बर, you were not brought into this universe by accident. You are here with a purpose. Stop doubting yourself. Discover who you truly are and step into your full potential, because the world is waiting for your light. तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाला वक्त में सब कंटेंट दोबारा ग्लोबल स्पेस रेस को लीड कर सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई एम वेटिंग योर आंसर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आप मिस ना कर पाएं। सो फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज।